लोगों ने सीएजी के बारे में सुना होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूँ। अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और भी गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। और आपको बता दूं कि जो के संजय मूर्ति है ना, ये 1989 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इस तरह के संस्थान से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आप लोग जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देख लिया करिएगा। तब आप लोगों को मालूम भी चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो भारत की सीएजी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, अनुच्छेद 148 की बात हो रही है, इसके अनुसार भारत का सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। सीएजी वित्तीय प्रशासन में संविधान और संसदीय कानूनों को कायम रखता है और इसे सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग की बात करें तो आपके जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। अगर हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की, तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान के भाग 14 को आप लोग पढ़िए, जाकर देखिए, उसमें इसकी स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ये आपका यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी एक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग संस्था है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना, वो करवाती है। ठीक है। भारत का सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 द्वारा शासित है, जिसमें वर्ष 1976, 1984 और 1987 में संशोधन किए गए थे। नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिकार पत्र द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति साहब। कितने टाइम रहता है इनका? तो सीएजी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले उस पद पर कार्य करता है। अब 6-65 डेज का मतलब क्या है? मान लीजिए कि किसी, आपकी ही बता देता हूं, आप लोगों की 60 साल में 60 साल में क्या होगी? नियुक्ति हो गई और 5 साल आपके पास रहेंगे तो आप 65 के हो जाएंगे, तो आपको रिजाइन देने होगा, आपको पद छोड़ना होगा। मान लीजिए अगर आपकी 50 साल की उम्र में नियुक्ति होती है तो आसानी से आप लोग पूरे 6 साल कर पाएंगे। 56 के होंगे तो आपका पूरा टर्म हो पाएगा, जो भी पहले हो, 6 साल हो या फिर 65 वर्ष। सीएजी संविधान की रक्षा करने तथा बिना किसी भय या फिर पक्षपात के निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति द्वारा सीएजी को पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और इसके लिए सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। सीएजी किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो सीएजी को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा, न कि राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर हटाया जा सकता है। पद छोड़ने के बाद सीएजी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है और सीएजी का वेतन संसद निर्धारित करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होते हैं। राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से सीएजी के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें और प्रशासनिक शक्तियां निर्धारित करता है। सीएजी के प्रशासनिक व्यय, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं, जो संसदीय मतदान के अधीन नहीं होते हैं। कोई भी मंत्री संसद में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है या उसके कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। अगर हम लोग सीएजी की कर्तव्य एवं शक्तियों की बात करें तो सीएजी की भारत की संचित निधि और राज्य निधि से व्यय से संबंधित खातों का लेखा परीक्षण, और यह सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों के खातों का भी लेखा परीक्षक करता है। सीएजी करों और शुल्कों की शुल्क आय पर प्रमाण पत्र प्रदान करता है तथा रेड, अग्रिम और सस्पेंस खातों से संबंधित लेन देन का ऑडिट करता है।
सीएजी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है। इन रिपोर्टों की जांच लोक से लेखा समिति द्वारा की जाती है। भूमिका की बात करें तो सीएजी संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग कानूनी और कुशलतापूर्वक किया जाए। यह समीक्षा करता है कि वितरित धनराशि कानूनी के अनुसार था और उसका सही ढंग से उपयोग किया गया था तथा व्यय शासकीय प्राधिकरण के अनुरूप है या नहीं। सीएजी करदाताओं के धन की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उसका व्यय कानून के अनुसार तथा लक्षित उद्देश्य के लिए किया जाए। कानूनी और नियामक लेखा परीक्षाओं के अतिरिक्त सीएजी उचित संबंधी लेखा परीक्षा भी कर सकता है, अर्थात वह सरकारी व्यय की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययता का आकलन कर सकता है। साथ ही अव्यय और फिजूल खर्चों पर भी टिप्पणी कर सकता है। अनिवार्य कानूनी और विनियामक ऑडिट के विपरीत स्वामित्व संबंधी ऑडिट वैकल्पिक है। भारत में सीएजी का धन जारी करने पर नियंत्रण नहीं है, वह केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तो आप देखेंगे IAEA 2022 से 27। सीएजी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का बाह्य लेखा परीक्षक है, जो परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देता है। देखिए, इसके बारे में भी मैं कह रहा हूं कि जितनी भी संस्थान हैं उनके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जरूर याद रखना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 29 जुलाई 1957 में स्थापना हुई थी। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और FAO 2020 से 2025 सीएजी वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले खाद्य कृषि संगठन का ऑडिट भी करता है। अब FAO के बारे में भी याद रखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब भारत के सीएजी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद 148 कहता है कि यह विधेयक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद अनुच्छेद की बात हो रही 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 150 में कहता है, इसमें कहा गया कि संघ और राज्यों के खातों को सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूपों में रखा जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघीय लेखाओं पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद के समक्ष रखी जाएगी। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। अनुच्छेद 279 इसमें प्रावधान है कि सीएजी शुद्ध आगम की गणना को प्रमाणित करता है, उसका प्रमाण पत्र अंतिम है। तीसरी अनुसूची तो धारा आप देखिए 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी द्वारा पद ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान है। छठी अनुसूची यह निर्दिष्ट करता है कि जिला या फिर क्षेत्रीय परिषदों के खातों को सीएजी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाता है चाहिए। और आप चाहिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहिए। सीएजी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? तो जवाबदेही सुनिश्चित करना। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रमुख सिद्धांत जवाबदेही, नागरिक सहभागिता और विकेंद्रीकरण है। जैसे जैसे शासन अधिक जटिल होता जाता है, इन सिद्धांतों को मजबूत तंत्रों के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिए। भारत का सीएजी सार्वजनिक धन के उपयोग में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, करदाताओं के धन का दुरुपयोग को रोकता है और नागरिकों की सर्वोत्तम हितों में शासन को बढ़ावा देता है, जो लोकतंत्र में आवश्यक है। स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना। सीएजी क्षमता निर्माण मार्गदर्शन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करता है। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से यह सेवा वितरण में स्थानीय सरकार के प्रदर्शन का आकलन करता है। कुशल लेखाकारों की कमी को दूर करने के लिए सीएजी भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। शक्तियों के पृथक्करण की सुरक्षा तो आप देखेंगे कि इसमें लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियां विधायी मंशा के अनुरूप हों तथा शक्ति संतुलन बना रहे। नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। नागरिकों को उस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के केंद्र में रखकर सीएजी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। नागरिक फीडबैक से सीएजी को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जहां कुप्रबंधन हो सकता है और जिससे लेखा परीक्षा का फोकस और प्रभावशीलता में सुधार होता है।
और सीएजी ने कौन से बड़े घोटालों का उजागर किया, क्योंकि इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, इसने कई बार घोटालों को भी उजागर किया। तो आप देखते हैं भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कई हाई प्रोफाइल मामलों को उजागर करने में सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, सीएजी ने 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को उजागर किया था। भारत के सीएजी की एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष नीलामी को दरकिनार करते हुए 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को काफी कम कीमत पर आवंटित किया था। कोयला खदान आवंटन घोटाला, सीएजी ने 1.85 लाख करोड़ रुपए के गलत लाभ का अनुमान लगाया। कोयला को घोटाला, जिसे कोलगेट के नाम से जानते हैं, और वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक कोयला ब्लॉकों के अनियमित और संभावित रूप से अवैध आवंटन से संबंधित था, जिसमें सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद प्रतिस्पर्धी बोली को दरकिनार कर दिया गया था। चारा घोटाला, सीएजी ने 940 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से निकासी का खुलासा किया था। चारा घोटाला वर्ष 1985 से 1995 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ाता है। भारत में सीएजी की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या आलोचनाएं होती हैं? प्रस्तुत रिपोर्टों की संख्या में कमी, संसद में सीएजी द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2015 में 53 से घटकर 2023 में मात्र 18 रह गई, जिससे सरकारी व्यय में निगरानी और पारदर्शिता की कमी की चिंता उत्पन्न होती है और जिससे वित्तीय अनियमितताओं की पहचान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त सीएजी कई फर्मों और सरकारी निकायों का प्रत्यक्ष रूप से ऑडिट करता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष केवल कुछ का ही मूल्यांकन करता है और जिससे कई ऑडिट लंबित रह जाते हैं। कार्योत्तर लेखा परीक्षा, सीएजी का लेखा परीक्षा कार्य काफी हद तक कार्योत्तर होता है, जिसका अर्थ है लेखा परीक्षा सरकारी व्यय किए जाने के बाद होती है, न कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद। और इससे वित्तीय कुप्रबंधन या फिर अनियमितताओं को घटित होने से पहले रोकने की सीएजी की समीक्षा की क्षमता सीमित होती है। घटना घटने के बाद ही कुछ कर रहे हैं आप। सीएजी द्वारा वित्तीय लेन देन का परीक्षण तो किया जाता है, लेकिन सक्रिय वित्तीय निगरानी में इसका योगदान सीमित होता है। सीएजी के कार्य का सीमित महत्व, लेखा परीक्षा प्रशासन पर नहीं बल्कि लेखा परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जिससे उनका कार्य आवश्यक तो होता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य और उपयोगिता में सीमित होता है। इसके अतिरिक्त बजट जारी करने से पहले पूर्व लेखा परीक्षा में सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। अपर्याप्त आर्थिक विशेषज्ञता, आलोचकों का तर्क है कि सीएजी के पास पर्याप्त आर्थिक विशेषज्ञता का अभाव है, विशेषकर प्राकृतिक संसाधन जैसे जटिल क्षेत्रों का लेखा परीक्षण करते समय। भारतीय लेखा परीक्षा को लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी, जो वर्ष 2013-14 के 48,253 से घटकर वर्ष 2021-22 में 41,675 हो गई है और यह कमी सीएजी की ऑडिट करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और जिससे परीक्षण प्रणाली सीमित होने के साथ इसकी पारदर्शिता जवाबदेही में बाधा आ सकती है। रिपोर्टिंग में देरी, सीएजी को दस्तावेज प्रस्तुत करने और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है, जिससे समय पर जवाबदेही तय करने में बाधा उत्पन्न होती है। अब सीएजी में कौन से सुधार आवश्यक है, क्योंकि सुधार की मांग भी होती रहती है ना। तो सीएजी अधिनियम में संशोधन, तो आधुनिक शासन आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के साथ जवाबदेहिता में सुधार हेतु 1971 के सीएजी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया, सीएजी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल करते हुए कॉलेजियम का गठन होना चाहिए। यह दृष्टिकोण अधिक निष्पक्ष और वैध चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नई चुनौतियों हेतु अनुकूलन, सीएजी को जलवायु परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों की लेखा परीक्षा के क्रम में अनुकूलन करने की आवश्यकता है और इन उभरते हुए क्षेत्रों में व्यापक निगरानी तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए यह अनुकूलन महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों, प्रौद्योगिकी, जटिल आर्थिक क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सीएजी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ इनकी क्षमता में वृद्धि करना चाहिए। फीडबैक तंत्र, विभिन्न आप देखते हैं कि संस्थानों की या आप देखेंगे संस्थानों की चिंताओं के साथ सुझावों पर ध्यान रखने हेतु मजबूत फीडबैक तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखा परीक्षा रचनात्मक और सुधारात्मक हो। अब आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो भी बता दिया करिएगा। धन्यवाद।